एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं खुद एक औरत हूँ और उन सभी औरतों की मैं बहुत इज्जत और सम्मान करती हूँ और गर्व से नमन करती हूँ जो बाहर ड्यूटी करती हैं और उसके बाद आकर अपने घर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। जैसे बच्चे और अपने पति को भी खुश करने का पूरा प्रयास करती हैं। जैसे डॉक्टर हों, टीचर हों, जितने भी डिपार्टमेंट में काम करती हों, सभी औरतों को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। पता है कि घर में कितनी जिम्मेदारी होती है और कितने काम होते हैं और मैं प्रयास करती हूँ कि काम कर सकूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ कहानी इस तरह से लिखती हूँ। अगर उसमें कुछ गलती हो या कहानी के ज़रिए किसी का दिल दुख जाए, उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। पर जितनी भी कहानी होती है सब हकीकत पर ही होती है, जो लोगों पर बीती होती है। इसी तरह की ये कहानी एक लेडी डॉक्टर की है। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे गांव में मेरे दूर की मौसी की 6 बेटियां थीं और वे लोग बहुत गरीब थे। उन लोगों को खाने पीने पढ़ने की बहुत दिक्कत थी। मैं मौसी की एक बेटी को अपने साथ दिल्ली ले आई थी क्योंकि मैं जॉब करती थी और मुझे एक काम वाली की ज़रूरत थी। मेरी मौसी ने खुशी खुशी एक बेटी को मेरे साथ भेज दिया था। जो लड़की मेरे साथ आई थी वह शादीशुदा थी पर विधवा हो गई थी और उसके 2 बच्चे थे। नाम अंजू था। अंजू रोज़ मुझे कहती, डॉक्टर मैडम आप नाइट शिफ्ट मत किया करो, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे इस बातों की समझ न आई। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे घर से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे पति भी घर पर नहीं थे, मगर जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई क्योंकि मेरी बेटी। ये था मेरी कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यूं ही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि सब ठीक तो है, क्या तुम्हें कोई बात करनी है। मुझे लगता था शायद पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि अक्सर गरीब लोगों को यही तो होता है कि उन्हें हर टाइम पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने इसलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की ज़रूरत है, तो कहने लगी, नहीं मैडम मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर थोड़ी फिक्र सी नज़र आ रही थी। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताओ, मुझे अस्पताल के लिए देर हो रही है। तो कहने लगी, मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ मुड़कर मुंह बनाकर देखा था कि उसको ये बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं। वो होती कौन है मुझे ये राय देने वाली। मुझे गुस्सा देखकर वह कुछ कहे बिना जल्दी से वापस भाग गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर का काम ज़्यादा करने पड़ते होंगे, इसलिए ऐसा कह रही है। खैर मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका व्यवहार कुछ अजीब सा ही लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए और पता करना चाहिए आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अपने अस्पताल चली आई। मैं वैसे तो पिछले 1 साल से दिन की ही ड्यूटी कर रही थी, मगर अब 2 साल के लिए मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें कोई भी समस्या नहीं होता था। अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे। वैसे भी मैंने नौकरानी को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था। वह दिन रात हमारे ही घर में रहा करती थी। शाम को तो मेरा पति भी घर पर आ जाता था, तो इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नौकरानी के बारे में कुछ अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कहीं वो मेरे पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मेरे साथ की औरतों की बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत थी, अपने घर को अपनी नौकरानी के सर पर छोड़कर आती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया था, उससे छुपकर दूसरी शादी कर लिया था। जब से मैंने ये खबर सुनी थी मुझे तो चैन ही नहीं मिल रहा था। एक तरफ मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था, वह कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे, और मुझे नौकरानी पर भी पूरा विश्वास था कि वह एक शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा किसी को बदलते हुए देर नहीं लगती। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया था। मैं सुबह देर तक सोती रहती थी, इसलिए मेरे पति नौकरानी के हाथ से ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद भी मैं इतनी थक जाती थी कि अगली सुबह मेरी आँख ही नहीं खुल पाती थी। अगले कुछ दिन यूं ही आराम से बीत गए थे। मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई थी। मैं तो तसल्ली में हो गई थी। फिर से एक दिन वह मेरे पास आकर कहने लगी, दीदी अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के टाइम करवा लो। आपके जाने के बाद आपकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है
वह बहुत गुस्से से कहकर वहाँ से चली गई थी। मैं चौंक कर रह गई थी। मेरे हिस्से की सज़ा, इसका क्या मतलब था? कहीं वो मेरे हिस्से का टाइम मेरे पति के साथ तो नहीं बिता रही थी? ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही कह रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए था। आखिर उसको ऐसे बार बार कहने के पीछे कोई तो मकसद था। मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, यहाँ तक कि एक दिन तो मेरे बेटे ने भी मुझे दबे शब्दों में कह दिया था कि माँ, आप कोशिश करिए कि रात को घर पर ही रहें। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या एहसान नहीं लिया था। और अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते थे, मैं उसी में खुश रहती थी। अभी भी मैं नाइट शिफ्ट के लिए मैंने 2 साल की बात कर रखी थी। मैं 2 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी कर लूँगी। अब ऐसे अचानक से मैं छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरी नौकरानी पिछले 1 साल से मेरे घर पर नौकरी कर रही थी और उस 1 साल के बीच ना तो उसने मुझसे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। एक विधवा औरत थी, अंजू को जब गांव से लेकर आई थी, पहले दिन से ही कह दिया था कि तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। उसके बच्चे उसके नानी के पास थे और वे गाँव में रहते थे और वे अकेली हमारे घर पर रहा करती थी। मैंने उससे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, वे यहाँ पर रह लेंगे, मगर न जाने क्या बात थी, वो मना ही करती थी। उसके साथ वक्त अच्छा ही बीत जाता था। उसने आज तक कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया था। वह बस हर वक्त मुझे एक ही बात कहती थी, मैं अपनी ड्यूटी दिन के टाइम करवा लूँ, रात को घर पर रहा करूँ। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता जिसकी वजह से वह इतना घबराकर मुझे ये बातें कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी पर थी। अचानक एक नर्स मुझसे आकर कहने लगी कि कोई औरत बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा कि वह कोई मरीज है, क्योंकि उस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो कहने लगी, नहीं, आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं बहुत हैरान होती हुई बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस टाइम मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर आ गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं शक और हैरानी के मारे उसे देखकर पूछा कि आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर सरिता हैं? तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया और मेरी तस्वीर खींचकर भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। जब तक मैं समझ पाती वो भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई और वह कौन है, लेकिन वह बहुत तेज़ी से बाहर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी ये औरत और यहाँ किस मकसद के लिए आई थी? मेरी नाइट ड्यूटी से बराबर मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो गलत होने वाला है। उन दिनों मैं जानती थी कि मैं अपने घर वालों को और ख़ास तौर पर अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि रात की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती थी और सुबह तक मैं उठती थी। मेरे पति दफ्तर गए हुए होते थे और रात को जब उन्हें यहाँ पर आना होता था तब वो ऑफिस से आए ही नहीं होते थे। अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। मैंने ये सोचते हुए उनको कॉल मिला दिया, नहीं तो चलो कम से कम कॉल पर ही बात कर लेते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके दफ्तर पर ही कॉल की। उनके सेक्रेटरी ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे थे। मुझे तो इस बारे में खबर भी नहीं थी कि वे दफ्तर जा भी रहे थे या नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वे रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते थे। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी ले ही लेती हूँ। जब मैंने ये बात घर में सबको बताई तो सब बहुत खुश हुए, खासकर मेरी नौकरानी के चेहरे पर एक खुशी के असर देखे। और उसी रात मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते भी सुना। किसी को बता रही थी, मैडम अब घर पर ही हैं, कृपा है कि आज मेरी जान छूट जाएगी, वरना रात को तो उनके हिस्से की सज़ा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे जब पूछा कि किससे बात कर रही हो तो कहने लगी, किसी से नहीं, माँ से अपने बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब अंजू के बारे में शक सा हो चुका था कि कोई तो खिचड़ी ज़रूर पक रही थी, या तो मुझसे कोई बड़ी बात छुपाई जा रही थी या फिर ऐसे गलत काम में मिली हुई थी। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा वैसा महसूस ही नहीं हुआ।
सब लोग बड़े आराम से सोए हुए थे। मेरा पति मेरी छुट्टी करने की वजह से बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, कितने दिन हो गए हैं हमें एक साथ में टाइम बिताए हुए, मौका ही नहीं मिलता। मैं सोचने लगी, क्या ये वाकई खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस घर के जाने के बाद उसका और नौकरानी का कुछ सीन चलता हो, इसलिए वो मुझसे कहती है कि आप घर पर ही रहें। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरी बेटी छोटी थी, स्कूल जाया करती थी, और मेरा बेटा बड़ा था, वह कॉलेज जाया करता था। इस घर में हम बस इतने ही लोग थे और मेरा ख्याल था कि इतने लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी अंजू के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर 1-2 बार मैंने अपने घर वालों से पूछा कि कोई और नौकरानी रख दूं, तो सब ने अंजू की बहुत तारीफ़ करते हुए कहा था कि अंजू के होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, क्या ज़रूरत है कोई और नौकरानी रखने की। तो मैंने बड़ी तसल्ली में हो गई। लेकिन मैं देख रही थी आजकल अंजू और बच्चे दोनों ही एक दूसरे से खींचे खींचे से नज़र आते थे। शायद वो अब उनके अच्छे से ख्याल नहीं रख रही थी या कोई और बात थी। मैंने घर पर रहकर देख लिया था, कुछ भी नहीं था। न जाने ये अंजू के ड्रामे कब ख़त्म होने थे। मैंने यूं ही सोचा अगले दिन दोबारा से अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर लूं। 2 दिन के बाद ही मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की बेटी की सगाई पर जाना था। तो मैंने सोचा कि इसलिए कोई गिफ्ट ले लेती हूँ। मैंने यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने के मंजर ने तो मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया था। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन बीत जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में बिल्कुल छप गया था। वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर क्लिक की थी और भाग गई थी। वह उस वक्त मेरे पति के साथ बातें कर रही थी, और फिर मैंने देखा मेरे पति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उस औरत को दे दिए और खुद वहां से चले गए। मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। औरत कौन है और उसका मेरे पति के साथ क्या संबंध है? मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने उस औरत को पहले कहीं देखा था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि उससे पहले मैंने कहाँ देखा था। मैंने सोचा कि मैं अभी उसी से जाकर पूछ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ती तो मैंने उसको किसी और औरत के साथ मिलते हुए देखा, और वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी नौकरानी थी। उससे पहले वाली औरत ने जो पैसे मेरे पति से लिए थे, उसमें से आधे उसने नौकरानी को दे दिए, और वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हुई वहाँ से चली गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी। इस साजिश में मेरा पति और मेरी नौकरानी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूँगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस वक्त मेरे पति भी घर पर आ चुके थे। मुझे कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई। अगर ये भी घर से बाहर होंगे तो फिर मैं उन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी? लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूँगी। अस्पताल में मैं अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। सर्जरी डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी ख़राब तबीयत को देखकर कहने लगी, मेरा ख्याल है कि सरिता आप रात की ड्यूटी नहीं कर सकोगी, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा यहाँ कुछ देर और रुकूंगी तो शायद मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दे दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी अचानक यूं रात को घर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से तो अच्छा है कि मैं अपनी सीक्रेट चाबी से खुद ही दरवाज़ा खोल लूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था शायद मेरे पति भी अभी तक घर वापस नहीं लौटे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। अचानक मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो मुझे मेरा बेटा नजर आया। वह अपने कमरे के दरवाजे के आगे मुंह पर हाथ रखकर खड़ा था। मुझे देखकर वह घबरा गया और शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं घर पर वापस आ सकती हूँ। चीखों की आवाज़ें मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी थी। उसने मुझे रोक लिया और कहने लगा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने परेशान होकर पूछा कि क्यों नहीं जा सकती? आखिर बेटी के कमरे से क्यों चीखों की आवाज़ें आ रही है? आखिर उसे क्या हुआ है? मैंने उससे पीछा किया और एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीख निकल गई थी, क्योंकि वो मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी नौकरानी को बहुत बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीखों की आवाज़ भी उसी की थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया।
तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। अंजू जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आकर पीछे छुप गई और कहने लगी, मैंने इसलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करो, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये आज से नहीं, कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा, आखिर तुम अंजू को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसको बुरी तरह से पीट रही हो? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे धमका दिया और कहने लगी, आप हमारे माँ बेटी के बीच में मत बोलिए। आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। उस वक्त मुझे अपनी बेटी की हालत बहुत ख़राब होती हुई महसूस हो रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि वो अपने होश हवास में है। दूसरी तरफ अंजू बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह कहने लगा कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अपनी बेटी को देखकर मैं बहुत परेशान थी। आखिर उसे क्या हो गया था? ये मुझे पहचानने से क्यों मना कर रही थी? अंजू कमरे से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ यूं भाग गई। वह एक मिनट भी वहाँ पर नहीं रही, वह उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं परेशान होती हुई अपने बेटे के साथ उस कमरे में आ गई तो वह कहने लगा कि ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है आपकी वजह से ही हो रहा है। अंजू ने कितनी बार आपको कहा था कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करो, और मैंने भी आपको 3-4 बार दबे शब्दों में कहा था आप रात को घर पर ही रहा करो, मगर आपने तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप ज़रा याद करिए कि अपने आखिरी बार कब हम बच्चों के साथ बैठकर हमें प्यार किया था, हमारे दिल की कोई बात सुनी थी? बेटे की बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई, क्योंकि वह सच कह रहा था। मुझे क्योंकि बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक़ को पूरा कर पाई थी। मेरे पति जबकि अच्छे से जानते थे कि मेरे क्या शौक़ हैं, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका था और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने मुझे नौकरी करने की परमिशन दी थी। शुरू से ही मेरे बच्चे नौकरों नहीं पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को वक्त दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत जिम्मेदारी होती थी और मेरा वक्त ज़्यादातर अस्पताल में ही बीतता था। लेकिन उसके बावजूद मैंने हमेशा कोशिश की थी अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अच्छे फ्यूचर दे सकूं। हाँ, मैं उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी, उनसे प्यार नहीं करती थी। बेटा कहने लगा, मैंने तो जैसे तैसे अपने आप को समझा लिया कि हमारे माँ बाप के पास हमारे लिए वक्त नहीं है, मगर मेरी बेटी छोटी थी, अभी स्कूल जाया करती थी और गलत संगत में पड़ गई थी। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत होती थी। जब उसे नहीं मिला तो वह दिमागी मरीज बन गई थी। वह अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा अंजू को मार पीट कर निकाला करती थी। उस वक्त उसे लगता कि वह उसकी माँ है, जबकि उसने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की और आपसे कुछ ना कह पाई। इसलिए वह अंजू को अपनी माँ समझते हुए उसे बुरी तरह से पीटती थी और अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पर निकाल देती थी। और जब सुबह होती है तो वह अंजू से न सिर्फ माफ़ी मांगती है, बल्कि उसे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि वह आपको कुछ न बताए। अंजू बेचारी भी आखिर कहाँ तक सब्र करती। वह आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको ये कहती थी कि आप घर पर रहा करें। कभी वह उसे लाड और प्यार से फरमाइशें करती है और वह सारी रात उससे खाने पकवा कर और फिर अपने हाथों से खिलाने की फरमाइश करती है। तो कभी कुछ। वह सब जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है वह अंजू से कहती थी। वह उसकी माँ बनने का नाटक करके उसे वह सब कुछ खुशियाँ दे, और जब अंजू मना कर देती तो वह उसे पीटती थी। बेटे की बातें सुनकर मुझे अब समझ आई अंजू क्यों कहती थी कि आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मेरे लिए ही था जो अंजू पर निकालती थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ये सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और ये सब अंजू के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने जाकर उससे पूछा। वह कहने लगी, मैडम आप तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो मैंने आपके बेटे को आपकी बेटी के बारे में सारी बात बता दी थी और उसने अपने पिता को कह दिया। उन्होंने एक दिमागी डॉक्टर को सारी बात बताई और उससे टाइम मांगी। आपकी बेटी के साथ कुछ सीरियस कंडीशन है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। वह नहीं चाहते थे कि आपको इस बीमारी के बारे में बताया जाए और आप गिल्टी फील करें। वह औरत जो आपकी तस्वीर खींची थी वह कोई और नहीं, वह दिमागी डॉक्टर थी। उसने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ पर हैं और किस अस्पताल में काम करती हैं, और मैंने जबकि साहब के मना करने के बाद भी आपका अस्पताल का एड्रेस दे दिया था। इसलिए उसने अपनी जो भी फीस सब ले ली थी, उसमें से थोड़े से पैसे मुझे दे दिए थे और उसी दिन
आपने हमें देख लिया होगा, लेकिन उसके बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। छुप छुपाकर बात भी उसी से करती थी। जब मेरी दिमागी डॉक्टर से बात हुई और मैंने उससे पूछा कि आपने उस दिन अस्पताल में ऐसी हरकत क्यों की थी, तो वह कहने लगी, मैं बस आपको चौंकाना चाहती थी, ये एहसास दिलाना चाहती थी क्या अस्पताल से बाहर भी एक दुनिया है और मेरी हरकत के बाद कम से कम आपको शक हो जाए और इसी बहाने आप घर पर ध्यान दें। शर्मिंदा हो गई थी। वाकई में हमेशा अस्पताल और ड्यूटी की वजह से अपने बच्चों को इग्नोर किया था। मेरी बेटी शुरू से ही अपने आप में मगन रहने वाली थी और मैंने कभी उस पर वैसे ध्यान नहीं दिया जिसकी हकदार थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि इस सब का ये नतीजा निकल सकता था। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने कैरियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को इग्नोर कर दे। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं अपने आप को गिल्टी फील करूं और परेशानी में पड़ जाऊं। इसलिए खुद ही सारी समस्याओं को डील करना चाह रहे थे। मगर अब समझ आ गई थी, दिमागी डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना कैरेक्टर ठीक करना होगा। मैंने कुछ साल के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर और अपने बच्चों को वक्त दे सकूं और हम सब ने मिलकर अपनी बेटी को ठीक कर लिया। मैंने भी अपनी ड्यूटी दिन की शिफ्ट में ही सिर्फ कुछ घंटों के लिए करने का फैसला किया था ताकि मेरे बच्चे घर पर आराम से रहें और मुझसे खुश रहें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।